नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। हमने इंडिया जीके की एक एमसीक्यू क्वेश्चनों की एक सीरीज़ शुरू कर रखी है और उसकी 2 क्लासें आपकी आ चुकी है। और आज कौन सी क्लास रहेगी आपकी? 3 नंबर क्लास रहेगी। कौन सी क्लास रहेगी? 3 नंबर है क्लास रहेगी। 1 और 2 नंबर जो क्लास है उन क्लासों के प्रति आप सब बच्चों का बहुत अच्छा प्रेम प्यार हमें मिल रहा है और आगे भी आशा है भी आपका प्रेम प्यार इसी तरह से हमें मिलता रहेगा। ठीक है भी। और ये जो क्लासें हैं आपकी खासकर एचएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जिक्र करें और एसएससी का जैसे जिक्र करते हैं, जीडी का जिक्र करते हैं, सेंटर में जितनी भी भर्तियां होती हैं उन भर्तियों के लिए क्या होगी है आपकी रामबाण है सिद्ध होगी। इसमें इंडिया जीके के स्टेटिक्स जीके का जैसे जिक्र करते हैं मिक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं। उन क्वेश्चनों से संबंधित जो अलग अलग तरीके के आपके एग्जाम वे के आधार पर जो नए क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में भी हमें चर्चा करें। अगर क्लासें आपको अच्छी लगती है तो आप कृपया करके सभी बच्चे क्लास को शेयर किया करो। नया बच्चा कोई देख रहा है हमारे चैनल को या हमारी वीडियो को तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाली क्लासें उसको लगातार मिलते रहें। चलो शुरुआत करते हैं। आज की जो क्लास है उसका जो क्वेश्चन दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का जैसे जिक्र करते हैं, क्योंकि एक आपकी पीडीएफ है उसमें 12 क्वेश्चन आपने सेकंड क्लास में पढ़े। आज 13 नंबर क्वेश्चन है। आहार नाल में स्टार्च पाचन के अंतिम उत्पाद क्या है? भी देखो, आहार नलिका साइंस का क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इस चीज़ से संबंधित है भी। आहार नाल में स्टार्च जो होती है शुगर का जैसे जिक्र करते हैं कि पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है, यानी पचने के बाद में अंतिम जो उत्पाद होता है वो क्या होता है? माल्टोस होता है, सकरा होता है, ग्लूकोज होता है या फिर कोई नहीं। तो ये अंतिम जो उत्पाद होता है वो क्या होता है? माल्टोज होता है। क्या होता है आपका? माल्टोज होता है। तो कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान करना इस चीज़ के बारे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा एक सरोद वादक है? सरोद वादक का जैसे जिक्र किया भी एक सरोद वादक है। देखो, सरोद एक वाद्य यंत्र है भी। क्या है आपका? एक वाद्य यंत्र है। अमजद अली खां का जिक्र किया है, अल्लाह रखा खां का जिक्र किया है, एस बालचंद्रन का जिक्र किया है, पन्ना लाल घोष का जैसे जिक्र किया है। तो ये अमजद अली खान जो है आपके, ये भारत के एक प्रमुख सरोद वादक है। क्या है? भारत के प्रमुख एक सरोद वादक है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में अल्लाह रखा खां का भी आपको ध्यान होना चाहिए। अल्लाह रखा खां तबला वादक है भी। क्या है आपके? भारत के एक प्रमुख तबला वादक। मैंने जाकिर हुसैन का भी जिक्र किया था, जाकिर हुसैन भी भारत के एक प्रमुख तबला वादक और अल्लाह रखा खां भी एक है तबला वादक है। पन्ना लाल घोष का जैसे जिक्र करते हैं तो ये भारत की क्या है? बांसुरी वादक है भी। क्या है? बांसुरी वादक। आपको मैंने कई बार इस चीज़ के बारे में बताया है भी, जितने भी आपके ऑप्शन दिए हो ना उन ऑप्शनों के आधार पर आपको ध्यान होना चाहिए भी कौन से नए क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। तो अमजद अली का स्रोत वादक है, अल्लाह रखा का तबला वादक है और पन्ना लाल घोष का जैसे जिक्र करें तो ये भारत के प्रमुख बांसुरी वादक है भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का अधिकार किसके समतुल्य है भी? यानी भारत का जो राष्ट्रपति होता है ना का अधिकार किसके समतुल्य है? अमेरिका के राष्ट्रपति के समान, फ्रांस के राष्ट्रपति के समान, इंग्लैंड के शासनाध्यक्ष के समान या रूस के प्रधानमंत्री के समान? तो इंग्लैंड के जो शासनाध्यक्ष हैं, यानी इंग्लैंड के जो अध्यक्ष हैं, जैसे महारानी विक्टोरिया महारानी का जैसे हम जिक्र करते हैं, तो शासना जो अध्यक्ष है उसके समतुल्य भारत के राष्ट्रपति की क्या है? शक्तियाँ हैं भी। ठीक है भी। यानी ब्रिटेन का जैसे इंग्लैंड का हम जिक्र करते हैं तो इंग्लैंड में क्या होती है? इंग्लैंड का जो शासनाध्यक्ष होता है वो नामात्र का क्या होता है? मुखिया होता है। इसी तरीके से भारत में भी हम जिक्र करें तो भारत में राष्ट्रपति जो होता है ना, राष्ट्रपति नामात्र का क्या होता है? मुखिया होता है। वास्तविक जो शक्तियाँ किसके हाथ में होती है? वो पीएम अर्थात प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। पीएम अर्थात है प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति के समान किसकी शक्तियां हैं भारत में? पीएम। ठीक है भी। यानी भारत के प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं ना वैसी शक्तियां किसके पास है? अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। ये चीज़ आपको क्लियर। यानी भारत का राष्ट्रपति है वो तो इंग्लैंड के शासनाध्यक्ष के समतुल्य है, जबकि भारत का प्रधानमंत्री है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के समतुल्य है। ठीक है, याद करना या याद कर सकते हो भी। भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद है। कौन है? रामनाथ है कोविंद है वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति हैं। और भारत के प्रधानमंत्री का जैसे जिक्र करते हैं पीएम जो है वो नरेंद्र मोदी है भी। कौन है? नरेंद्र मोदी। यानी राष्ट्रपति भारत में क्या होता है? नाम मात्र का मुखिया होता है। क्या होता है? नाम मात्र का
मुखिया होता है। इसीलिए जो आलोचक है वो कहते हैं भी राष्ट्रपति क्या होती है, एक रबड़ की मोहर होती है भी। क्या होती है, रबड़ की मोहर होती है भी, ठीक है भी, क्योंकि इसके पास शक्तियाँ कम होती हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, याद होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कुनेन औषधि का प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। कुनेन औषधि का जैसे जिक्र किया है भी, कुनेन जो औषधि है इसका कुनेन औषधि का प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है। तो ये जो आपकी है मलेरिया है, पीलिया है, हैजा है या ट्रेकोमा। तो मलेरिया जो बीमारी है, मलेरिया बीमारी के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, कुनेन का भी। कुनेन जो औषधि है यानी सिनेकोना एक पेड़ होता है भी, क्या होता है, सिनेकोना। सिनेकोना एक पेड़ होता है, उसकी छाल से क्या तैयार की जाती है, आपकी कुनेन तैयार की जाती है। क्या तैयार की जाती है, कुनेन तैयार की जाती है। और किस बीमारी में वो लाभदायक होती है, वो आपकी मलेरिया, ठीक है भी। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अब एक चीज़ आपसे पूछे भी, चलो मलेरिया का हमने जिक्र किया, अभी कुनेन मलेरिया में है, सिनेकोना वृक्ष के द्वारा से कुनेन तैयार की जाती है। 1930 का सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, 1930 में मलेरिया के रोकथाम के लिए इसका प्रयोग किया गया था। यानी कुनेन का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था मलेरिया की रोकथाम के लिए, तो 1930 में। कब किया गया था, 1930 में। इम्पोर्टेंट है, किससे तैयार की जाती है जो कुनेन जो है, सिनेकोना जो वृक्ष है, कौन सा है, सिनेकोना वृक्ष है। किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये सिनेकोना वृक्ष पाए जाते हैं दक्षिणी अमेरिका। किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, दक्षिणी अमेरिका। और खासकर पेरू का जिससे जिक्र सुना होगा आपने, पेरू एक देश है, उसके आसपास के क्षेत्र में यानी सबसे ज़्यादा किया है सिनेकोना के वृक्ष पाए जाते हैं, जिसकी छाल से कुनेन तैयार की जाती है। और किस बीमारी के लिए लाभदायक होती है, आपकी मलेरिया, ठीक है भी। पेरू एक देश है जिसकी राजधानी क्या है, लीमा है, याद कर सकते हो। पेरू की राजधानी क्या है, लीमा है। अमेरिका में पेरू एक पक्षी भी पाया जाता है अभी, ये भी थोड़ा सा आप क्लियर कर सकते हो। अब देखो ऑप्शनों से हम और याद कर सकते हैं, पीलिया भी एक बीमारी है भी, आपको ध्यान होना चाहिए। किससे फैलती है, दूषित जल से फैलती है। किससे फैलती है, दूषित जल से। शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, यकृत अर्थात है लीवर को प्रभावित करता है। ये क्वेश्चन सैकड़ों बार पूछा जा चुका है कि पीलिया है किसके कारण फैलता है, दूषित जल से फैलता है। और पीलिया किसको प्रभावित करता है, हमारे लीवर अर्थात यकृत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, यकृत को। हैजा भी एक बीमारी है। ट्रेकोमा जो है ये किसकी बीमारी, आँख की बीमारी है, क्या है, आँख की। तो ट्रेकोमा जो किसकी बीमारी है, वो आँख की बीमारी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भी, ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं और याद होने भी चाहिए आपको इन क्वेश्चनों के बारे में, ठीक है भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय के पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है। यानी चाय जो होती है ना, चाय का जैसे जिक्र किया है भी, चाय पेड़ के किस भाग से प्राप्त है की जाती है, तना से, फल से, फूल से या फिर पत्ती से। तो पत्ती से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है, पत्ती, यानी उसकी पत्तियां तोड़ी जाती हैं। चाय का जो पेड़ होता है उससे क्या तोड़ी जाती है, उसकी पत्तियां तोड़ी जाती है और उन पत्तियों को सुखाकर फिर क्या तैयार की जाती है, चाय। भारत में चाय जो होती है सबसे ज़्यादा किस राज्य में होती है, असम में होती है। किस राज्य में होती है, असम। भारत विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है भी। भारत विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक, कभी चाइना ऊपर रहता है और कभी भारत ऊपर रहता है। वर्तमान समय में भारत विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है देश है, याद होना चाहिए। यानी भारत का प्रथम स्थान है और उपभोग के मामले में भी हम प्रथम है भी, ठीक है। यानी भारत विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है और भारत विश्व का सबसे बड़ा उपभोग करने वाला, चाय का उपभोग करने वाला भी देश है भी। जैसे मैंने कई बार तंबाकू का आपको जिक्र किया है भी, भारत विश्व का एक प्रमुख तंबाकू उत्पादक देश है, परंतु सबसे ज़्यादा उस तंबाकू का यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, उपभोग कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, उपभोग कर लिया जाता है, ठीक है भी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद में चाय का जैसे हम जिक्र कर रहे थे, भारत में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में उत्तम क्वालिटी की चाय कहाँ पर पाई जाती है, उत्तम क्वालिटी की चाय कहाँ पर उगाई जाती है। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, क्या है आपकी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो तमिलनाडु राज्य में है, उस राज्य के अंदर आपको ध्यान होना चाहिए क्या है, उत्तम क्वालिटी की चाय की खेती की जाती है। एक अगर क्लासें आपको अच्छी लगती है या कोई नया बच्चा देख रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का भी काम करे, बेल आइकन को भी दबाए और क्लास को लाइक करने का भी काम करे, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अब एक बार क्वेश्चन आया था
भी चाय का जो पेड़ होता है वो किस तरह का पेड़ होता है? चाय का जो पेड़ होता है वो झाड़ी नुमा होता है। भी क्या होता है? झाड़ी नुमा होता है, आपको ध्यान होना चाहिए। झाड़ी नुमा होता है और ढलानों के अंदर क्या की जाती है? खेती की जाती है। चाय की जो खेती की जाती है ना पहाड़ी ढलानों में, क्यों? क्योंकि इसके जड़ों के अंदर पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए, भी पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, जिस क्वेश्चन के बारे में हमें चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बार बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं? भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं? 5, 7, 9 और 8। तो 9 है। वर्तमान समय में भारतीय शास्त्रीय के अंदर कितने जो रस है, आपको ध्यान होना चाहिए चीज़ के बारे में। तो 9 रस हैं। पहले कितने रस होते थे? 8 रस होते थे, परंतु वर्तमान समय में कितने रस आपके? 9 रस है भी, ठीक है, 9 रस है, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जैसे आपको ध्यान होना चाहिए, शास्त्रीय जो नृत्य है ना कौन से होते हैं शास्त्रीय नृत्य? जैसे आपने कथकली का जिक्र सुना है, क्या है? कथकली। कथकली के बाद में आपने कथक का जैसे जिक्र सुना है, क्या है? कथक का जैसे जिक्र सुना है। ओडिसी के बारे में आपने पढ़ा है भी, ओडिसी जो नृत्य है, ओडिसी नृत्य है। मणिपुरी जो नृत्य हैं, मोहिनी अट्टम का जैसे जिक्र करते हैं, कुचिपुड़ी का जैसे आप जिक्र करते हो, भारतनाट्यम का जैसे जिक्र। ये भारत के प्रमुख 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भारत के प्रमुख 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कथक है, ठीक है, और उसके बाद में कथकली है, कथक है, ओडिसी है और मोहिनी अट्टम का जैसे जिक्र करते हैं, मणिपुरी है और कुचिपुड़ी और जिक्र भारतनाट्यम। ये भारत के प्रमुख 8 क्या हैं? शास्त्रीय नृत्य हैं। क्या है? शास्त्रीय नृत्य। मैंने कई बार आपको बताया है कथकली जो है वो किस राज्य का है? कथकली जो रहेगा केरल का। किसका रहेगा? केरल का रहेगा। कथक जो करते हैं वो उत्तर भारत का जैसे जिक्र करते हैं। ओडिसी जो नृत्य हैं, ओडिसी नृत्य उड़ीसा का है भी, ठीक है, डोना गांगुली का जैसे मैंने एक दिन जिक्र है किया था, ओडिसी। मणिपुरी नृत्य का हम जिक्र करते हैं, मणिपुरी, तो मणिपुरी नृत्य मणिपुर राज्य का है। उसके बाद में मोहिनी अट्टम का जिक्र करें तो ये भी केरल राज्य का है। कुचिपुड़ी का जैसे जिक्र करोगे तो कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश का। किसका है? आंध्र प्रदेश। और भारतनाट्यम का हम जिक्र करें तो भारतनाट्यम किस राज्य का है? आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये रहेगा आपका तमिलनाडु। किस राज्य का? तमिलनाडु। इम्पोर्टेंट है एक क्वेश्चन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट। चलो शास्त्रीय नृत्य का हम जिक्र करते हैं, भारतीय शास्त्रीय नृत्य का। आपने नाट्य शास्त्र का जिक्र सुना होगा, कई बार क्वेश्चन ये पूछा भी गया है। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि की है भी। किसकी है? भरत मुनि, ठीक है भी। और भरत मुनि ने भारत में जो शास्त्रीय नृत्य है, खास करके मैंने जिक्र किया ना कथकली, मोहिनी अट्टम का जैसे जिक्र किया, इन शास्त्रीय नृत्यों का नाट्य शास्त्र में भरत मुनि के द्वारा वर्णन भी किया गया भी। क्या किया? वर्णन है किया गया। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि की है भी। किसकी रचना है? भरत मुनि की है, जिसमें उन्होंने शास्त्रीय नृत्य का क्या किया है? वर्णन किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है भी? इम्पोर्टेंट है, याद होना चाहिए। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव का जैसे जिक्र किया, किसका है? ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस गैस हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है? कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड का जैसे। तो आप सब बच्चे जानते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है भी, ठीक है। सूत्र आपको जरूर याद होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इसका सूत्र होता है CO2। क्या होता है? CO2। कई बार पूछा गया है भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका सूत्र क्या होता है? CO2 होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग बुझाने के लिए भी किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए भी किया जाता है। उसके बाद में जैसे आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, ध्यान होना चाहिए, इसका सूत्र है SO2। क्या होता है? SO2 इसका सूत्र होता है सल्फर डाइऑक्साइड का। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का जैसे जिक्र करते हैं, इसका जो सूत्र होता है वो N2O होता है भी। क्या होता है? N2O। याद होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 होता है। खतरनाक गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड का जैसे जिक्र करते हैं। और नाइट्रोजन ऑक्साइड का होता है N2O भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के अलग अलग जो आपके क्वेश्चन बनते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। पानी पंचायत योजना भारत के किस राज्य में स्थित है? पानी पंचायत योजना भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, उड़ीसा में, या फिर
तमिलनाडु के अंदर। तो ये पानी पंचायत जो योजना है ये उड़ीसा राज्य की है। किस राज्य की है? उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा सुना होगा आपने, जिसके मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? नवीन पटनायक है। क्या है? नवीन पटनायक। ये वही उड़ीसा है जिसको प्राचीन काल में किस नाम से? उत्कल के नाम से जाना जाता था, कलिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये कलिंग प्रदेश है। भी कलिंग का युद्ध हुआ था ना 261 ईस्वी पूर्व, कलिंग नरेश और अशोक के बीच में, ठीक है भी। तो ये वही है पानी पंचायत योजना। भारत के किस राज्य की है? उड़ीसा राज्य की। किस राज्य की है? उड़ीसा राज्य की। और यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? नवीन पटनायक है। नवीन पटनायक किस पार्टी से संबंधित है? बिज्जू दल से। भी किस पार्टी से? बिज्जू दल पार्टी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? सैकड़ों बार ये क्वेश्चन, खास करके जीडी की जो भर्ती होती है ना आर्मी में, जीडी की भर्ती में तो सैकड़ों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है भी आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो आगा खां खेल का संबंध क्रिकेट से है, हॉकी से, टेनिस या फिर फुटबॉल से। तो हॉकी से है आगा खां कप का संबंध भी, ठीक है भी। आगा खां कप का जो संबंध रहेगा वो किससे रहेगा? हॉकी से रहेगा भी। उसके बाद में एक चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए आपसे और भी। आगा खां तो आपने याद कर लिया भी, आगा खां है। रंगा स्वामी का जैसे जिक्र करते हैं, रंगा स्वामी। रंगा स्वामी जो कप है उसका संबंध भी किससे? आपका हॉकी से है। ध्यानचंद ट्रॉफी का जैसे जिक्र करते हैं, ध्यानचंद ट्रॉफी या ध्यानचंद कप का संबंध भी किससे? हॉकी से है। क्योंकि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। और मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन को 29 अगस्त को हम किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। किसके रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। इंदिरा कप का जैसे जिक्र करते हैं, इंदिरा कप है। नेहरू कप का जैसे जिक्र करते हैं, इंदिरा कप, नेहरू कप, ध्यानचंद, रंगास्वामी कप और आगा खां कप का संबंध है हॉकी से है भी, ठीक है भी। अब एक बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी, हॉकी अब तो देखो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर खेली जाती है। ओलंपिक में भी हॉकी के क्या होते हैं? गेम होते हैं। सबसे पहले 1908 में लंदन ओलंपिक में शामिल किया गया था हॉकी को भी। सबसे पहले 1908 के अंदर लंदन में जो ओलंपिक हुए थे उन ओलंपिक खेलों में हॉकी को क्या किया गया था? सम्मिलित किया गया था, ठीक है भी। तो इम्पोर्टेंट, इस तरह की इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विस्तृत बार बार इनसे क्वेश्चन आएंगे और हम इनके बारे में चर्चा भी करेंगे, ठीक है। लोकसभा किस प्रकार का सदन है? लोकसभा किस प्रकार का सदन है भी? उच्च सदन है, स्थायी सदन है, निम्न सदन है या फिर कोई नहीं? तो लोकसभा जो है वो निम्न सदन है भी। क्या है? लोकसभा निम्न सदन है, ठीक है। याद होना चाहिए, मैंने जैसे आपको पहले भी एक दो बार बताया है, संसद का जैसे जिक्र किया है। संसद में हम पढ़ते हैं, एक तो आप पढ़ते होंगे लोकसभा है और एक क्या पढ़ते हैं हमें? राज्यसभा का जिक्र करते हो। तीसरा अंक कौन है इसके? राष्ट्रपति हैं। तो लोकसभा जो होती है वो निम्न सदन होता है। लोकसभा क्या होती है आपकी? निम्न सदन होता है। और राज्यसभा जो होती है वो उच्च सदन होता है। क्या होता है आपका? उच्च सदन। यानी लोकसभा जो होगी वो क्या होगी आपकी? निम्न सदन होगा। राज्यसभा जो होगी वो क्या होगी आपकी? उच्च सदन होगा। लोकसभा जो होती है, लोकसभा क्या हो जाती है? विघटित हो जाती है भी। क्या हो जाती है? विघटित हो जाती है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। विघटित हो जाती है। जबकि राज्यसभा जो होता है वो स्थायी सदन है। लोकसभा का जो कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। परंतु 5 वर्ष से पहले भी क्या हो जाती है? लोकसभा भंग हो जाती है। लोकसभा क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। जबकि राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है ना, राज्यसभा स्थायी सदन है और इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है भी। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा। इसी तरीके से राज्यों के अंदर हम जिक्र करते हैं ना विधानसभा और विधान परिषद। राज्यों में जब क्या होते हैं, अधिकतर भारत के अधिकतर राज्यों में तो विधानसभा ही है, परंतु कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो वहाँ पर भी विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है और विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है भी। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। तो लोकसभा के बारे में आप समझ गए होंगे भी, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अस्थायी है, ठीक है, अस्थायी है। लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। लोकसभा का नेता जो होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। वर्तमान में 543 सीटें हैं लोकसभा की,
ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। 500 क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करते थे ना राष्ट्रपति, उनको जो आरक्षण जो कोटा था उसको क्या कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइंस में बार बार ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं भी जीवाणु की खोज किसने की थी, या चेचक के टीके की खोज किसने की थी, ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। जीवाणु की खोज करने वाले का जैसे जिक्र किया, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेन होक है, रॉबर्ट हुक है, लुई पास्चर या एडवर्ड जेनर। तो आपको ध्यान होना चाहिए एंटोनिवान क्या है, एंटोनिवान, ठीक है, एंटोनिवान ल्यूवेन होक ने किसकी खोज की थी? आपके जीवाणु की खोज की थी। कब की थी? आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज़ के बारे में, 1676 में। कब की थी इसकी खोज? 1676। ल्यूवेन होक किस देश के वासी थे? आपके हॉलैंड के। किस देश के वासी थे ये? हॉलैंड के वासी थे। ये चीज़ भी आपको क्लियर, देखो पूछा जाता है भी ल्यूवेन होक है ये किस देश से संबंध रखते थे? तो ल्यूवेन होक जो है ये आपके हॉलैंड से संबंध रखते थे, जिन्होंने 1676 में किसकी खोज की थी? जीवाणु की खोज की थी। किसकी खोज की थी? जीवाणु की खोज की थी। रॉबर्ट हुक का जैसे जिक्र करते हैं, इन्होंने कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। किसने? रॉबर्ट हुक का जैसे जिक्र करते हैं। रॉबर्ट हुक अंग्रेज थे भी। रॉबर्ट हुक क्या थे? अंग्रेज थे। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। लुई पास्चर का जैसे जिक्र करते हैं। लुई पास्चर सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए फ्रांसीसी थे भी। क्या थे? फ्रांसीसी थे। और लुई पास्चर ने खोज की थी रेबीज के टीके। किसकी? रेबीज के टीके। रेबीज जो जीवाणु पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? कुत्ते में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कुत्ते में। तो रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने। उसके बाद में एक बचे हैं आपके एडवर्ड जेनर। कौन बचे? एडवर्ड जेनर का जैसे जिक्र करते हैं। तो एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? आपको ध्यान होना चाहिए चेचक के टीके। किसकी? चेचक के टीके की। एडवर्ड जेनर किस देश के वासी थे? अंग्रेज थे। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, इंग्लैंड के वासी थे। इन्हें इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। एडवर्ड जेनर जो है इनको इम्यूनोलॉजी का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। इम्यूनोलॉजी का क्या कहा जाता है? इनको पिता भी कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो एक ही था भी, जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेन होक ने की थी। किस देश का वासी था? हॉलैंड का वासी था भी। कब की थी? 1676 में। ठीक है भी। उसके बाद में रॉबर्ट हुक का जिक्र, इन्होंने कोशिका की खोज की थी, एक अंग्रेज थे भी। उसके बाद में लुई पास्चर जो दिया, इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी। किस देश के वासी थे? ये फ्रांसीसी थे भी। क्या थे? आपके फ्रांसीसी थे। एडवर्ड जेनर ये भी अंग्रेज थे, आपको ध्यान होना चाहिए। और इन्होंने चेचक के टीके की क्या की थी? खोज की थी। इसके अलावा जो एडवर्ड जेनर है, इन्हें इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं भी, इम्पोर्टेंट भी है, बार बार क्वेश्चन आते हैं ऐसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। भूरी क्रांति का संबंध जिक्र करते हैं चीज़ के बारे में। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन है, मछली उत्पादन है, अंडा उत्पादन या फिर फल उत्पादन। तो उर्वरक उत्पादन में जो किसका संबंध है? उर्वरक उत्पादन। भूरी क्रांति का जो संबंध है वो उर्वरक उत्पादन। ठीक है भी। खास करके फर्टिलाइजर जिनका जिक्र करते हैं ना, उर्वरक है, IFFO, इफ्को का जैसे आप जिक्र करते हो, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। तो ये भूरी क्रांति सिर्फ और सिर्फ उर्वरक उत्पादन के लिए लाई गई थी। ठीक है भी। किसके लिए? उर्वरक है उत्पादन के लिए आई गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए भी। ठीक है। और ख़ास करके भारत में हरित क्रांति भी किसके कारण आई थी? वो भी उर्वरक के कारण आई थी। अच्छी अच्छी फसलें होने लगी थी, फसलों के अंदर अच्छी अच्छी खाद का हम प्रयोग करते थे, जिसके कारण क्या आई थी? हरित क्रांति। MS स्वामीनाथन का जैसे हमें जिक्र करते हैं। ठीक है भी। इसके बाद में जैसे जिक्र किया मछली उत्पादन जो आपका दिया है, मछली उत्पादन जो है वो नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से भी। किससे है? मत्स्य उत्पादन से है। उसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से। किससे संबंधित है? रजत क्रांति जो रहेगी वो अंडा उत्पादन से। किससे? अंडा उत्पादन। और एशिया की अंडों की टोकरी कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। एशिया की अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। और अंडा उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति आई थी? रजत क्रांति आई थी।
फल उत्पादन का जैसे जिक्र करते हैं तो फल उत्पादन के लिए सुनहरी क्रांति आई थी। कौन सी आई थी? सुनहरी क्रांति का जैसे जिक्र करते हैं। इंपॉर्टेंट है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे? फल उत्पादन से है। तो ये बड़े महत्वपूर्ण से क्या थे आपके आज की क्लास के अंदर क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों से संबंधित और भी हमने ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की क्या की है? कोशिश की है। तो आज की क्लास में इतना ही भाई। क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर क्लासें आपको अच्छी लगती है तो आप क्लास को शेयर भी किया करो, क्लास को शेयर भी किया करो, ठीक है। कमेंट करके भी मेरे को बताना भी क्लास आपको सब बच्चों को कैसी लगी है, ठीक है। तो इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।